नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएससी के द्वारा आज तक पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट करके डिस्कस किया जाएगा। जो यूपीएससी 2022 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि यूपीएससी जो है, ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता है। क्या रिपीटेशन करता है? तो ऑप्शन का बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन होता है, खासकर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो ट्रेडिशनल पार्ट है वहाँ पर। तो आप सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग, आप लोगों ने बहुत सा सेट बनाया होगा, बहुत से इंस्टीट्यूट का सेट बनाया होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है तो आप एक तरीके से बहुत ही बड़े गलती करने वाले हैं। तो आप सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग, ये नहीं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, किसी के वीडियो देखिए या तो फिर अपने आप से खुद ही सोल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए। अगर आप सोल्व करते हैं तो औरों के मुकाबले आप 15 क्वेश्चन आगे होते हैं। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो अगर देखिए आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो नीचे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें सही उत्तर को चुनना है, तो चुन लीजिए। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ती है, तो ये कथन ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बोला गया था कि 1 लाख रुपया जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। खर्च किया नहीं गया है, बोला गया था कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लाख रुपया था 1813 में क्या बोला गया था कि खर्च किया जाएगा, लेकिन जो 1823 में बोला गया जो 1 लाख रुपया है इसे किस प्रकार से खर्च किया जाएगा वो बताएगा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बताएगा। उसके बाद है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालता है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद का विवाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होता है, तो इसके तीनों कथन आपके सही हैं। तीनों कथन आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा, रिलैक्स होकर, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को जो है चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, तो सही बात है। 1813 के एक्ट के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया, केवल चाय का व्यापार और चीन के व्यापार के साथ में छोड़कर। इस जो चाय का व्यापार है और चीन का व्यापार है इसे भी 1833 के एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। तो पहला जो कथन है आपका ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, तो सही बात है, सुदृढ़ कर दिया। उसके बाद है कि भारत का राजस्व जो है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का राजस्व है 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आता है, तो किस एक्ट के माध्यम से आता है? 1858 के एक्ट के माध्यम से आता है। 1858 के एक्ट के माध्यम से आता है, ना कि 1813 के एक्ट के माध्यम से आता है। तो 3 का ऑप्शन आपका जो गलत हो जाएगा, तो 3 जैसे ही कटेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा ए। आपसे पूछ रहा था सही कथन, तो सही आपका ए हो जाएगा सही। ए और जो 1 और 2 जो स्टेटमेंट है ये दोनों आपका सही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो देख लीजिए कौन सी विशेषता और विशेषताएं हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के, तो आपको ध्यान से देखना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में जो है
द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, तो ये बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई 1919 के एक्ट के माध्यम से, तो ये आपके गलत हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब किया गया था? तो 1909 के एक्ट के माध्यम से किया गया था। 1909 के एक्ट के माध्यम से किया था, तो 2 आपका गलत हो जाएगा। तो 2 किसमें है? बी और डी में आपका, तो बी और डी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाई एवं एंग्लो इंडियन के लिए जो है निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, उसे बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता था, लेकिन 1919 के एक्ट के माध्यम से जो है अब बोला गया कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है उस सिख पर भी लागू होगा, यूरोपीय पर भी लागू होगा, भारतीय जो ईसाई हैं उन पर भी लागू होगा, साथ ही जो एंग्लो इंडियन है उन पर भी लागू होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो है जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है उसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का ट्रांसफ़र किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को जो है विधायनी शक्ति का ट्रांसफ़र किया गया, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसमें पूछ कह रहा है कि सही उत्तर आपको बताना है, तो 2 तो गलत हो गया, 1 और 3 आपका सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान में ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से जो है किस योजना पर आधारित है? तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, और यूपीपीसीएस का भी पूछा हुआ सवाल है। मेंस 2008 में पूछा था और यूपीएससी 2018 में पूछता है। क्या क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित संघ में जो है अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को, किसे दिया गया? आप सभी लोग अपने मन में इसका उत्तर सोच भी लिए होंगे। तो जो है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई। किसे दी गई? गवर्नर जनरल को दिया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की रचना। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, मतलब भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु जो है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। और कब प्रस्तुत किया था? 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 1934 में किया था। और इनके द्वारा बोला गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित एक संविधान सभा होगी। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित एक संविधान सभा होगी, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो है कार्यपालिका परिषद के, ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 1946 में निर्मित जो अंतरिम सरकार है उसमें कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पदेन अध्यक्ष कौन थे? सभापति कौन थे? तो वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। उप सभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया था? तो 24 अगस्त 1946 को किया गया था। कब किया गया था?
24 अगस्त 1946 को किया गया था। लेकिन अंतरिम सरकार अपना कार्यभार कब संभाला था? तो अपना कार्यभार जो है 2 सितंबर 1946 को संभाला था। कब संभाला था? 2 सितंबर 1946 को संभाला था। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। बेबेल योजना के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो बेबेल योजना के अनुसार जो है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में जो है हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये कथन आपका ठीक है। उसके बाद कारण देखिए, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये बात आपका गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो केवल आपका ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, कथन आपका सही है और कारण आपका गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बेबेल है मेनली इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। जो बेबेल योजना था इनका मेनली उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, और दूसरा उद्देश्य इनका था कि भारत को जो है पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, और तीसरा इनका उद्देश्य था कि संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। संवैधानिक गतिरोध को दूर करना इनका उद्देश्य था, ना कि भारत का बंटवारा बचाना इनका उद्देश्य था। तो आर आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखिए। उसके बाद वीडियो को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो कौन सा कथन आपका सत्य है? देखिए, जो संविधान सभा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें 1 और 2 से काट दीजिए। 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें है। तो इसका आंसर क्या आ गया? तो इसका आंसर ऑटोमेटिक जो है सी आ गया। क्या आ गया? सी आ गया। बाकी 3 वाला पढ़ लीजिए। वह जो है बहुदलीय निकाय थी। तो सही बात है, जो संविधान सभा है बहुदलीय के लोग थे शामिल। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये भी सही बात है कि जो हमारा संविधान सभा है अनेक समितियों के माध्यम से काम किया है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बाकी ए और 2 आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा, जो संविधान सभा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस बात को नोट कर लीजिएगा दिमाग में अपने, क्योंकि गलत मत मारिएगा। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, आपको गलत करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि भारत के संविधान का प्रारूप, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा है उनके सदस्यों को चुना गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को रिपीटेशन किया गया है। ये 2013 में पूछा गया है, ये आपको पूछा गया था 2002 में। ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य जो हैं उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा जो है संवैधानिक मामलों में उनके विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में आपको अपने हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बहुत सा क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। करीब अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और हद तक इकोनॉमी,
यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो जो भी और भी स्टूडेंट हैं उनसे आप कम से कम 15 क्वेश्चन आगे रहिएगा, उनसे आप 15 क्वेश्चन आगे रहिएगा। तो आपको डिसीजन करना है कि आपको क्या करना है। और आपको एक बात हम बताना और भी चाहेंगे कि जो आपका बहुत सा सेट होता है मार्केट का, उसे आप कितना भी सोल्व कर लीजिए, लेकिन जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है उसका लेवल वो दे नहीं पाएगा। यूपीएससी बहुत ही ऊपर होता है और जो वो लोग सेट करते हैं आपको मेनली फंसाने के लिए सेट किया जाता है। और यूपीएससी आपको फंसाने के लिए चेक नहीं करता है, आपको सिंपल नॉलेज चेक करता है कि भाई अब ये चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए। अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अभी देख भी चुके हैं कि रिपीटेशन क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो BR अम्बेडकर हैं इनका निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो जो पूर्वी बंगाल है पाकिस्तान में चला जाता है। तो बाद में जो है BR अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन कहाँ से होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। कहाँ से होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है, तो ये कथन ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, तो ये भी कथन आपका ठीक है। और इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोनों कथन आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो गोलमेज सम्मेलन था, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, तो कांग्रेस किस में शामिल होता है? तो कांग्रेस जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होता है और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी नेतृत्व करते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल होते हैं? तो BR अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाई जाती है या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो कौन आपके समान रूप से पाया जाता है? तो देख लीजिए, एक ही नागरिकता, तो गलत बात है, अमेरिका में डुअल नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी आपका गलत है। न्यायपालिका की द्वैधता, तो भारत में त्रिस्तरीय है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए जो है परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो सही बात है, अमेरिका में भी है और भारत में भी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड क्या है? तो एक साइड आपके भारत के संविधान के लक्षण है। दूसरा, किस देश से ग्रहित किया गया है? तो जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब पूछा गया था? 1993 में पूछा गया था। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और क्या आपको इसमें दिया गया? दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है, तो सही उत्तर चुन लीजिए। एक साइड आप सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है, सूची 2 में क्या है? तो अंत जो अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो ये कथन ठीक है। अनुच्छेद जो 54 है उसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, तो ये भी ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 164 में क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो पहला ही जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो गया। आपसे पूछा क्या है कि कौन सा कथन आपके सही है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? बी और सी बचा, बी और सी बचा। तो दूसरा देखिए, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो गलत है, 395 अनुच्छेद हैं। और वर्तमान में जो आपके लगभग 450 हो गए, कितना हो गया? 450 हो गया है, लेकिन मूल रूप से कितना है? 395 ही है। तो दो भी आपका गलत हो जाएगा, दो भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पढ़ लीजिए क्या है 3 में लिखा हुआ कि भारत के संविधान में जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो सही बात है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और जो 12वीं अनुसूचियाँ हैं उसे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। देखिए जो अनुसूचियाँ हैं, यहाँ से हर वर्ष यूपीएससी एक प्रश्न पूछता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आपको मात्र 12 को अनुसूची याद रखना है, तो 12 को तो आप सभी लोग को याद ही होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर वर्ष। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक जो है राज्यों के नामों की सूची, राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन देती है? पहली अनुसूची देती है। कौन देती है? पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, अगर भारत संघ के जो है एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसे जो है अवश्य संशोधित किया जाएगा? तो पहली अनुसूची को जो है अवश्य संशोधित किया जाएगा। पहली अनुसूची को जो है अवश्य संशोधित किया जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है। तो जब 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में स्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दोबारा देखिएगा, भारत की संसद जो है किसी कानून विशेष को जो है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उनके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसके बारे में सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए। क्या है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उनके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेटमेंट है, भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, ये तो आपका सही है। दूसरा क्या है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण जो है किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी गलत हो गया, किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर संसद कोई कानून को 9वीं अनुसूची में डालती है तो उस कानून का परीक्षण कर सकती है। क्या कर सकती है? उस कानून का परीक्षण कर सकती है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये फैसला कब आया था? 2007 में ये फैसला आया था। कोहोलो बनाम तमिलनाडु सरकार के बीच में ये मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संसद के द्वारा जिस भी कानून को जो है 9वीं अनुसूची में डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकती है। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद संसद के द्वारा 9वीं अनुसूची में जिस भी कानून को डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट उसका जो है संवैधानिक परीक्षण कर सकती है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि सही
कथन कौन है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में, इसमें से कौन सा मद जो है भारत की समवर्ती सूची में है? तो देख लीजिए कौन सा आपके समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपके समवर्ती सूची में है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपके राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर ये भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद निखात निधि, ये भी राज्य सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची में कौन है? तो ए है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय कौन कौन है? तो पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे पुलिस है, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। जबकि संघ सूची का विषय कौन कौन है? रेडियो है, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर जो है संघ सूची का विषय है। उसके बाद समवर्ती सूची का विषय कौन कौन है? आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद जिसे तलाक बोला जाता है, गोद लेना, ये सारे जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। तो तीनों पॉइंट को आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही दिन हो गया है क्वेश्चन पूछे हुए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पर जो है प्रभाव डालते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो देख लीजिए कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45, तो ये ठीक है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो ये भी आपका ठीक है। जो ग्रामीण है ये आपके अनुच्छेद 243(6) के तहत है, और जो नगर निगम है अनुच्छेद 243(ब) के तहत है। उसके बाद है पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ये सारे जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो सारा कथन आपका ठीक हो जाएगा, और आपसे सही उत्तर भी चुनने के लिए बोला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो जो दल बदल है भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और आपको ध्यान रखना है कि दल बदल जो है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया है। और इसमें किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है, राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 6ठी अनुसूची में नहीं, 9वीं अनुसूची में नहीं, 11वीं अनुसूची ये भी नहीं, तो 7वीं अनुसूची में अभी आप लोगों ने देखा भी है। सरकारों द्वारा जो है शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में आपके उल्लेखित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस अनुसूची में? ध्यान रखिएगा, विभिन्न राज्यों बोला जा रहा है, ना कि कोई स्पेशल राज्य की बात कर रहा है। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में है। लेकिन अगर यही बोल देता कि असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो छठी अनुसूची में हो जाता। ठीक है, छठी अनुसूची में हो जाता। छठी अनुसूची में कौन कौन है, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ठीक है, ये दोनों असम और मेघालय ये दोनों आपस में इनका बॉर्डर लगता है। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम इनका भी आपस में बॉर्डर लगता है। जैसे कि असम का तो बॉर्डर लगता है इन दोनों को, लेकिन आपस में जो है त्रिपुरा और मिजोरम का भी बॉर्डर आपस में लगता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो 42 का बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस लिए किया गया है। अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद करने के लिए मेनली दिया गया है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि जो हमारा मूल संविधान है, हमारा जो मूल संविधान है उसमें कितने भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में हमारे 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और आपको ध्यान रखना कि 8वीं अनुसूची में जो है भाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। तो जब 14 हमारे मूल संविधान में भाषा थी, लेकिन 8 भाषा को जो है बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1967 में जो है सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद है 1992 में जो है कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जो है 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है 8वीं अनुसूची में। उसके बाद है 2004 में जो है संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो 4 गो, संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण में है। तो जो क्वेश्चन है इसे पढ़ लीजिए, और इसका तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और इसका जो आंसर है बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन क्या है कि हम भारत के लोग, हम क्या हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का है, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खाली स्थान को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो संविधान में आज जो है 26 नवंबर 1949 को जो है एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं, मतलब कि आत्मसमर्पित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें दिखता है, तो उद्देशिका में दिखता है। किसमें दिखता है, उद्देशिका में दिखता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, 2017 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता का वर्णन तो है,
विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता इसका भी है, विश्वास की स्वतंत्रता इसका भी है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आर्थिक न्याय का वर्णन है। क्या है? आर्थिक न्याय का वर्णन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आप सारे जो ऑप्शन इसे देख लीजिए, उद्देश्य का और मूल अधिकार, मूल अधिकार में तो कभी किया नहीं जा सकता है, उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में तो यहाँ पर तो किया गया है, मूल अधिकार और मूल अधिकार, फिर बोले मूल अधिकार आ गया तो गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि जो आर्थिक न्याय है कभी फंडामेंटल राइट में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत में एक तो ऐसा ही बहुत ज़्यादा असमानता है। अगर आर्थिक न्याय दे दिया जाएगा तो कोई भी कोर्ट में चला जाएगा, बोलेगा कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा अमीर हो गया है, तो जाकर कोर्ट में जो है कोई भी केस कर सकता है कि सभी लोग को समान संपत्ति दीजिए, सभी लोग को जो है आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। आपको पता भी है कि जो फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, और उसे कहाँ पर रखा गया है? 300A में रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के संविधान की उद्देश्य का, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में समझिए। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट जो है चारों पढ़ना है, ये नहीं कि एक ही पहला ही जो ऑप्शन है उसे पढ़ें और टिक मार दिए, नहीं, क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड है। जैसे कि हमने तो करीब 20 साल का क्वेश्चन देखा है, जो अपना जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हमने उसमें 10 साल का देखा था, लेकिन फिर आपको पढ़ाने के लिए करीब 20 साल का क्वेश्चन देखा है। तो उसमें हमने ये चीज़ एनालाइज किया कि जो पहला ऑप्शन होता है ये भी सही होता है और जो डी ऑप्शन होता है ये भी सही होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सही होता है कौन होता है? डी ऑप्शन आपके जो है सबसे अधिक सही होता है। तो आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ये नहीं कि एक ही ऑप्शन पढ़े और उसका टिक लगा दिए तो आप फेरे में फंस जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। भारत के संविधान की उद्देश्य का, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में समझिए। तो संविधान का भाग तो है, ठीक है, संविधान का भाग तो जो उद्देश्य का है, संविधान का भाग तो है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, तो ये भी कथन आपका ठीक ही है। संविधान का भाग नहीं है तो गलत हो गया, संविधान का भाग है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये भी आपका गलत हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है, तो ये आपका ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी सबसे अधिक आपका सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है उद्देश्य में 3 शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, समाजवादी नोट कर लीजिएगा, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि बहुत दिन से इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, तो हो सकता है कि इस बार आपसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में पूछ दे और कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो आपके पार्ट फर्स्ट था। अगर देखिए आप लोग रिस्पॉन्स बेहतर दीजिएगा, आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सारों पार्ट को जो है बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। और आप लोग अगर ढीला ढाला रवैया दीजिएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि देखिए कोई इंसान मेहनत करता है, जब आप सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं, आप सभी लोग का अच्छा रिस्पॉन्स होता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान बोलेगा कि यार बच्चे तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है हमें भी कमी होगा, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सभी लोग देखिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।